रोशन के अंदर हिसार में है और वही जी ये बहुत गलत किया। और मैं तो हर रोज़ उनके धरने पे जाता हूँ और उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि भाई आप लोगों ने इस मंत्री को बुला करके यहाँ पे गलत किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। फ़िलहाल हमारे साथ हैं समाज सेवी जितेंद्र शोरान जी और उनसे बातचीत करेंगे। पिछली बार इलेक्शन भी लड़ चुके हैं जेजेपी से और इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे जो फ़िलहाल हिसार में चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले तो सर एक बार अपने बारे में बता दीजिए कि पिछली बार भी आपने इलेक्शन लड़ा था, आगे की क्या तैयारी है? देखिए आगे की तैयारी तो अभी तो हर कोई अपने हिसाब से लेकर के चलता है, लेकिन जो भी जैसे पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, जैसे भी जो साथी हैं जिनसे मिल रहे हैं, कुछ पुराने हैं कुछ नए साथी मिल रहे हैं, वो जैसा भी जो आदेश करेंगे उस हिसाब से देखेंगे। अगर वो कहेंगे चुनाव लड़ना चाहिए तो ज़रूर लड़ेंगे। जी, फ़िलहाल आप जेजेपी से इलेक्शन लड़े थे, उससे पहले भी कोई आपने इलेक्शन लड़ा है? नहीं, उससे पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा। उससे पहले मैं जो मेरा सेक्टर जिसमें मैं रहता हूँ सेक्टर 16-17 उसका रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का पिछले 6 साल से प्रेसिडेंट हूँ। और उसी बीच से मैंने दुष्यंत जी से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे साथ आइए, हम आपको हिसार विधानसभा से चुनाव लड़वाएंगे। फिलहाल समाज सेवा आप करते हैं, तो समाज सेवा का आइडिया कहाँ से आया था? क्योंकि लोग आजकल पैसा कमाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि समाज सेवा। नहीं देखो, मेरा परिवार, मैं गांव के परिवार से संबंध रखता हूं। वहाँ मेरे पिताजी और मेरे दादाजी भी पंचायत में बड़े सक्रिय रहे हैं, तो सेवा में भाव उन्हीं से सीखा है। तो मैंने भी उनके साथ रहते हुए तो गांव में जब तक रहा, गांव के लोगों की सेवा की। फिर यहाँ पे जब बच्चों को पढ़ाने के लिए जब यहाँ आए तो भगवान की कृपा से यही मौका यहाँ के लोगों ने भी दिया कि भाई हमें आप लोगों की सेवा करनी चाहिए, तो वही उसी तरीके से हम लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। कब से समाज सेवा में लगे हैं सर? मेरे को लगातार 8 साल हो गए हैं जी इस लाइन में आए हुए। तब से लगातार हम सेवा ही कर रहे हैं। और जहाँ तक जो पैसे कमाने वालों की बात होती है, वो लोग एक अलग सोच से राजनीति में आते हैं। मेरे पास भगवान की दया से मेरे परिवार का अच्छा खासा हमारा ठीक है, जिससे हमारा गुजर बसर अच्छे से हो जाता है। 2 टाइम की रोटी अच्छे से चलती है, तो हमें किसी और तरह की कमाई की तो कोई ज़रूरत है नहीं। बात करें किन किन प्रकार के मुद्दों पे आप लोगों के साथ जुड़ते हो? नहीं, शहर में जैसे जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं या आमजन को जो भी दुख तकलीफ होती है, उसमें पहुंच करके हम उनके बीच में उनकी समस्याओं का निदान करवाने का प्रयास करते हैं। और जो भी उनको मूलभूत सुविधाओं की जो कमी है उनको पूरा करवाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि शहर में गायों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बेसहारा पशुओं का। उसके लिए हमने समय समय पर आवाज़ उठाई है, लेकिन उसके आवाज़ उठाने के बाद तो प्रशासन हरकत में आता है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वो ढीला हो जाता है। तो इसी वजह से आज तक ये गाय का मुद्दा वैसे का वैसे ही लटका हुआ है। सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है और कई तो एक्सीडेंट भी हुए हैं। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं जी। सरकार और प्रशासन सारा एक ही है जी। कोई अच्छा, जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं सब एक जैसे मिले हुए हैं। शहर की पूरी सरकार, प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की है और पूरा बहुमत लोगों ने दिया, लेकिन काम के बदले में और विकास के बदले में, मूलभूत सुविधाओं के बदले में लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। तो बात करें जो हिसार की साफ़ सफाई है, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर कमल गुप्ता जी, वो कहते हैं कि मैं भोपाल के जैसा बना दूंगा। फिलहाल भोपाल के जैसा तो छोड़िए, यहाँ पर तो बैठने लायक जगह नहीं बचती हिसार में, कई जगह ऐसे। नहीं, भोपाल में वो इंदौर का जिक्र करते हैं, कभी वो पेरिस का जिक्र करते हैं। हम तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप हमारे हिसार को हिसार ही रहने दीजिए तो ही बहुत है। साफ़ सफाई इतनी करवा दीजिए कि लोगों का जीना दूभर ना हो, वो आसानी से रह सकें, उठ बैठ सकें, शहर को साफ़ सुथरा दिखे। हमारे हिसार को हिसार ही रहने दें, लेकिन साफ़ सफाई की तरफ ध्यान दें। साफ़ सफाई तो नगर निगम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि कई बार कचरे की गाड़ी तक लोगों के घर नहीं पहुंचती है और जो पैसे लेते हैं कूड़े वाले वो तक नहीं आते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है जितना आपने बताया अभी, कि अभी जैसे पिछले 2-3 महीनों से जब से ठेकेदार के टेंडर ख़त्म हुए हैं उसके बाद से थोड़ी समस्या ज़्यादा है। लेकिन अभी 1 से 10 नंबर वार्ड तक के तो टेंडर हो गए हैं। उसके बाद जैसे 1 अप्रैल से कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत तो रिलैक्सेशन मिलेगा, इससे कुछ ना कुछ तो सुविधा बढ़ेगी जी। फ़िलहाल बात करें तो कई जगह हिसार में धरने चल रहे हैं। जैसे मैं बात करूं दूरदर्शन के अंदर, हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन के अंदर हिसार में है और वही। जी ये बहुत गलत किया। और मैं तो हर रोज़ उनके धरने पे जाता हूँ और उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि भाई आप लोगों ने इस मंत्री को बुला करके यहाँ पे गलत किया। भाई आपकी तो अपग्रेडेड होना था इसको, और वो ऐसा इन्होंने बुलाया, उसको इन्होंने बेचारों ने बुलाया इसमें था कि भाई हमें कोई ना कोई इसमें और सुविधा मिलेगी, प्रदेश के लोगों तक कृषि के योग्य बातें पहुँचेगी, प्रदेश का जो पुराने कल्चर है वो लोगों तक पहुँचेगा। लेकिन वो मंत्री जी अनुराग ठाकुर जी ऐसे ही इनके बीच में आए और जाते ही दूसरे दिन इनके पास लेटर आ गया कि वैसे चंडीगढ़ शिफ्ट किया जाएगा। ये बहुत ही निंदनीय है। फिलहाल हिसार में एयरपोर्ट बनना था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना था, आपकी पार्टी पर काफ़ी इल्ज़ाम लग रहे हैं।
ये देखिए, पार्टी की जहाँ तक बात है, मैं किसान आंदोलन के चलते दुष्यंत चौटाला जी को सबसे पहले छोड़ चुका हूँ। और जहाँ तक एयरपोर्ट की बात है, मैं तो कहूँगा कि इसके बारे में बात ना ही करें। जो कभी चीज़ बननी नहीं है उसके बारे में क्या बात करनी है। ये तो हमारा हज़ारों करोड़ रुपया इन लोगों ने बहाना था या अपनी जेबें भरनी थी। तो मुझे नहीं लगता है कभी एयरपोर्ट हिसार में बनना है। लेकिन उस एयरपोर्ट की वजह से लाखों लोगों की ज़मीनें जो हैं वो कौड़ियों के दाम पे आ गई हैं और रास्ता बंद हो गया। बिल्कुल जी, ये भी बहुत गलत है। लोगों को बसाना चाहिए, ना कि उजाड़ना चाहिए। एक गांव बहुत बड़ी चीज़ होती है अपने आप में, जिनका लोगों का इतिहास है, पूरे गांव का है, आज से नहीं है। ये लोग उस गांव का अस्तित्व मिटाने पे तुले हुए हैं, जो कि बहुत ही गलत है। लेकिन इनको रास्ता देना पड़ेगा। वो लोग पीछे हटने वालों में से नहीं है और हम भी उनके साथ हैं। अच्छा, एक कोविड आया था, कोविड से पहले की अर्थव्यवस्था और शासन प्रशासन को और जो कोविड के बाद के हालात हैं, इनको कैसे देखते हैं? नहीं, अर्थव्यवस्था देखिए हमारी बढ़ रही है, लोगों को बांटने में बढ़ रही है। धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे। और जो पैसे की अर्थव्यवस्था है वो तो हमारी लगातार 9 साल से नीचे जा रही है। कभी ऊपर में तो देखी नहीं, कभी आई है ऊपर। किसानों की आय दुगनी करने की बात की जाती है, लेकिन फ़िलहाल उनके खर्चे डबल ज़रूर हो जाते हैं। नहीं जी, किसानों को इन्होंने एक झूठा लॉलीपॉप दे के वहाँ से उठा दिया कि हम आपकी बातें मानेंगे, लेकिन अभी तक कोई बात मानी नहीं है। कई बार लोगों से बात होती है तो वो लोग बड़ा दोबारा से आंदोलन के लिए तैयार होंगे और इनको एमएसपी तो देना पड़ेगा। फ़िलहाल अब बात करें, पहले पुलिस प्रशासन सोया रहता था, लेकिन फ़िलहाल जब से श्रीकांत यादव जी आए हैं ज़्यादा एक्टिव है। जी, बहुत अच्छी बात है। शहर के लिए मैं तो कहूँगा कि बहुत ही अच्छा है कि इस तरीके से, जैसे 2-3 दिनों से हम खबरों में पढ़ रहे हैं या आपके चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं, लोगों में बड़ा उत्साह है और खुशी है कि वह एक अच्छे ऑफिसर हमारे बीच में आए हैं। लेकिन मैं तो, अगर उन ऑफिसर से मेरी एक हाथ जोड़ कर एक रिक्वेस्ट है कि जैसे उन्होंने एक बार पहले कागज़ों को छोड़ करके असल लाइफ में हिसार को कैटल फ्री कर दिया था, उसी तरह से अगर एक बार वो इस मुहिम को चलाएँ तो शहरवासी उनके इस सहयोग को कभी भी नहीं भूलेंगे। जी, फ़िलहाल मैं बात करूँ तो आगे किस प्रकार की आप जो राजनीतिक तैयारी कर रहे हैं? ये भी देखिए, अभी आने वाले समय में सबसे पहले मेयर के चुनाव आने हैं एक बार, तो उसको लेकर के ही साथियों के बीच में जा रहे हैं। कुछ साथियों का कहना है कि भाई हमें मेयर का चुनाव लड़ना चाहिए, तो देखते हैं उनके हिसाब से जो भी होगा करेंगे। फिलहाल बात होती है मेयर की, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपने ये पोस्टर्स चिपका रखे हैं और लोगों से भी काफ़ी सुनने को मिलता है कि शौरान साहब हमारी समस्याएं सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। तो कितने के लोगों की समस्या आपने सुनी है? जी देखिए, वैसे तो पूरे शहर से लोग मिलते जुलते रहते हैं, क्योंकि पहले पढ़े भी यहीं से हैं और रहते भी यहीं हैं, तो लोगों से जुड़ाव है। तो लोग बुलाएं, कुछ समस्याओं का अपने आप पता लगता है तो उनके बीच में पहुंचते हैं और जहां तक कोशिश होती है समाधान करवाने का प्रयास रहता है और समाधान करवाए भी हैं काफ़ी समस्याओं को। अभी 2-3 दिन पहले सीएम साहब हिसार में आए थे। उन्होंने कहा था कि सीएम विंडो पे 13 लाख अर्जियाँ आई हैं, जिनके 10,000 अर्जियों पर काम हुआ है, लेकिन कितने लोग संतुष्ट हैं इस पर कोई जानकारी नहीं है। तो आपने कितने लोगों का काम करवाया और उसमें से कितने लोग संतुष्ट हैं? मैं तो जी मेरी तरफ से 100% संतुष्ट हूँ, जिनके साथ भी खड़ा होता हूँ। आप लोगों का भी साथ रहता है, उसमें शहर की पब्लिक का भी साथ रहता है और दोस्तों का साथ रहता है कि हर जो भी समस्या लोगों की होती है जायज़, उसमें भगवान की दया से हर बार जीत ही मिलती है। और आगे भी ऐसे ही मैं तो भगवान से प्रार्थना करूँगा कि लोगों की जो दुख तकलीफ हो उसमें इसी तरह से साथ खड़े रहें और उनके काम आते रहें। अच्छा, एक अकेला इंसान क्या कर सकता है? क्योंकि जो अपने पार्षद हैं और नेता हैं वो तो सब सोए हुए हैं। नहीं देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि प्रदेश की सरकार के साथ साथ शहर की जो सरकार होती है, नगर निगम जो है हमारा, उसमें 20 में से 18 पार्षद या तो सत्ता के हैं या सत्ता के सहयोगी दल के हैं। और सहयोगी दल और सत्ता दोनों एक ही चीज़ है। उन लोग, और मेयर सत्तारूढ़ पार्टी का है, उसके बावजूद भी एक भी किसी भी तरह का पूरे 20 के 20 वार्डों में किसी तरीके का कोई विकास नहीं हो रहा है। आज लोग दो तरह के गेम पब्लिक के साथ खेल रहे हैं। वो सत्ता पक्ष का मज़ा भी ले रहे हैं और विपक्ष का मज़ा भी ले रहे हैं। अगर उनको इतना ही, अगर दोनों चीज़ों का मज़ा लेने के लिए पब्लिक अच्छी तरह से जानती है, अब या तो आप सत्ता पक्ष का मज़ा ले सकते हैं कि सत्ता में रह करके लोगों के काम करवाएं, या विपक्ष में खड़े होकर हमारे साथ आएँ और पब्लिक के लिए आवाज़ बुलंद करें। अब दोनों काम तो एक तरह से नहीं हो सकते। कुछ लोग लॉलीपॉप लिए बैठे हैं, पब्लिक के बीच में जा करके हा उल्ला करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे सरकार के खिलाफ, लेकिन एक पद का इस्तेमाल करते हैं, किसी अधिकारी के कमरे में जाने के लिए अपने पद का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, लेकिन शहर की पब्लिक इन बातों को अच्छी तरह से समझती है। आपने एक मुद्दा उठाया था, मील गेट का मुद्दा था, जिसपे काफ़ी राजनीति चली। नहीं, राजनीति तो देखिए सब भी अपनी जगह पे करते हैं। लोग, कई और भी दल आए जो उन्होंने भी अपना भरपूर उसमें सहयोग दिया, लेकिन हमने जब ये कहा कि हम सड़क खोदने कमल गुप्ता जी के घर के बाहर जाएंगे, तब प्रशासन तुरंत हरकत में आया और उन्होंने वहाँ पे रात कार्य शुरू करवाई और अब उसका टेंडर भी हो गया है और उम्मीद करते हैं कि इस महीने के अंदर अंदर उस रोड का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।
फिलहाल जो शहर के काम रुके हुए हैं उनको किस प्रकार से देखते हैं? शहर में तो जी कुछ हो ही नहीं रहा। आप सेक्टरों की सड़कों के हालात देखिए, यहाँ डाबड़ा चौक के पास जहाँ मेरा सेक्टर उसके पास सेक्टर 13 है, मेरे ख्याल से इतने शहर के जो बुरे हालात है इतने कहीं भी नहीं होंगे। आदमियों को गाड़ियाँ तो दूर, पैदल चलना तक दूभर हो गया है। जी। तो फिलहाल आपने जो तमाम बातें की हैं उनको हम एक साइड में रखें, तो दूसरी साइड जो जनता है उस पर आप क्या सवाल उठाते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं नेता ही नहीं बल्कि जनता भी इस चीज़ की ज़िम्मेदार है। नहीं, जनता तो देखिए एक बार बहकावे में आ जाती है, माउथ टू माउथ जो बातें आगे होती है, पब्लिक उन्हीं पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देती है। उनको अवेयर होने की ज़रूरत है। उनको देखना चाहिए कि किस बंदे में आपका काम करवा लेंगे, टैलेंट है, किस में इतना दम है कि जो कर्मचारियों अधिकारियों को खींच करके आपके बीच में लेके आ सकता है। तो ऐसे नुमाइंदे को उनको चुनना चाहिए। फिलहाल सरकार की बात करें तो सबसे छोटी जो इकाई होती है सरकार की वो ग्राम पंचायत होती है, और सरपंचों के जो हालात है हरियाणा में वो बताने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये भी एक सरकार की इसमें मंशा मेरे को ठीक नहीं लग रही है। गांव के लोगों को भी आपस में भिड़ाने का काम कर रही है, क्योंकि पंचायत का चुनाव एक भाईचारे का होता है, और उसमें जब चुनाव होकर कोई जीत के आता है तो उसको पावर देनी चाहिए। भाई लोगों ने उसको चुना है। जब आप एक पंचायत को तो हम आधार मानते हैं, लोकतंत्र का आधार मानते हैं, उसको तो हम कमज़ोर करने पे तुले हुए हैं। और एमपी जो सबसे बड़ा पोस्ट होती है उसके पावर हम बढ़ाते जा रहे हैं। अगर घटानी है तो उनकी घटाएं ना, इनको तो और कुछ ज़्यादा इनको पावर देनी चाहिए पहले से भी ज़्यादा, लेकिन ये घटाने पे तुले हुए हैं। जी, लगातार आप काम कर रहे हैं, तो आगे किस प्रकार से हम उम्मीद कर सकते हैं कि लोग आपके पास आएँ और जो नेक्स्ट चुनाव है उसमें आपको मेयर बनाएं? ये देखिए, मैं तो शहर के लोगों से एक हाथ जोड़ करके अपनी अपील करता हूँ कि वे आने वाले चुनाव में मैं आपके बीच में आकर के आपसे वोट मांगूंगा, लेकिन मैं आपके साथ वोट के साथ साथ एक भाईचारा और प्यार मांगूंगा, और आगे खड़ा होकर के आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। जो आज तक आपने प्रतिनिधि चुने वो आपके बीच में वादे करके जाते कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं ऐसा कोई वायदा किसी के साथ नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक वादा ज़रूर करता हूँ, जिस भी किसी प्रकार की किसी भी एक भी भाई को कोई परेशानी होगी उसके बीच में उसके साथ खड़ा मिलूंगा। मूलभूत सुविधाओं की जहाँ तक उनकी ज़रूरत होगी वो उन तक पूरी करवाने का पूरा प्रयास करूँगा। जी। तो आपने देखा कि जितेंद्र शरण जी से हमने बातचीत की और तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की, तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहें न्यूज़ आपके साथ। यदि आप इस न्यूज़ को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपकी राय कमेंट्स में जरूर दें। यदि आप Facebook, Instagram पर हमारी न्यूज़ देख रही हैं तो फॉलो करना ना भूलें। हमारा ट्विटर अकाउंट है @न्यूज़ आपके साथ। हमारी Instagram ID @न्यूज़ आपके साथ। न्यूज़ आपके साथ की वेबसाइट पर विजिट करें www.newsapkesath.in। दिन भर के हर खबर का अपडेट पाने के लिए देखें न्यूज़ आपके साथ। धन्यवाद।